मंत्रि परिषद को विजारत कहा जाता था। ठीक, मतलब मंत्रि परिषद जो आज है वो विजारत, विजारत मतलब मंत्रि परिषद। बाबर के शासनकाल में वजीर का पद सबसे महत्वपूर्ण था। बाबर के शासन में वजीर, वजीर क्या था? सबसे महत्वपूर्ण था। वजीर मतलब महत्वपूर्ण पद, वजीर मतलब मंत्रियों का प्रमुख, है ना आज के। तो वजीर बाबर के शासन काल में सबसे महत्वपूर्ण पद था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी क्या था? शासन को संचालित करने वाला, शासन को संचालित, ये जो संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण वकील था। वकील, ये संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान मीर बख्शी, सद्र उस सद्र व मीर समन में विभाजित कर दिया था। ठीक, ये वकील काफी महत्वपूर्ण था। किसके कर्तव्यों को अकबर ने, किसने? अकबर ने इसके कर्तव्यों को कितने भागों में बांट दिया? जो इसके कर्तव्य थे वो कर्तव्य संपन्न करने के लिए 3 अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। कि कौन? दीवान मीर बख्शी, सद्र उस सद्र। ठीक है, दीवान मीर बख्शी और सद्र उस सद्र। अब ये जो वकील करता था अकबर के समय में, ये तीनों लोग करने लगे, ये तीनों लोग करने लगे, इनके कर्तव्यों को बांट दिया गया। ठीक, एक और थे, मीर समन भी थे, 4 थे। ठीक है, मीर समन, ये 3 नहीं 4 थे। ठीक, तो ये अब सोच लिए 4 लोगों का कर्तव्य अकेले वकील करता था तो कितना महत्वपूर्ण पद था। ठीक, लेकिन अकबर के समय में थोड़ा सा केंद्रीकरण को विकेंद्रीकरण हो गया। ठीक, औरंगजेब समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद धारण किया था। औरंगजेब का दीवान कौन था? औरंगजेब, असद खान, और ये 31 वर्षों तक था। कितने वर्षों तक? 31। औरंगजेब के समय में असद खान 31 वर्षों तक क्या था? दीवान, 31 वर्षों तक दीवान था। ठीक, और मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। आपको पता ही है कि मीर बख्शी सेना से संबंधित था, मीर बख्शी, और इसने एक पत्र पर हस्ताक्षर करता था, सरखत, तब क्या मिलता था? सेना को वेतन, सेना को वेतन। आज की तरह ट्रेजरी वाला अधिकारी होता है नहीं, ट्रेजरी दस्तखत होती है तो वेतन बिल पास होता है जिले में। लेकिन अगर आप प्रदेश स्तर या देश स्तर पर देखें तो जब विधानसभा और विधानसभा या लोकसभा पास करती है तभी होता है। ठीक, सद्र, जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे क्या कहते थे? काजी। कभी कभी सद्र क्या करता था? न्याय विभाग का कार्य करता था, न्याय विभाग का कार्य, तो उसे तब उस समय काजी कहते थे, काजी कहते थे। ठीक, जब न्याय विभाग का कार्य करता था तो उसे काजी कहते थे। ठीक, और लगान भूमि का निरीक्षण कौन करता था? सद्र। ठीक, लगान भूमि मतलब मदद ए मास, लगान भूमि मतलब लगान भूमि, इसको क्या बोलेंगे? मदद ए मास। ठीक,
मदद ए मास था लगान, लगान भूमि मदद ए मास का निरीक्षण कौन करता था? इसका निरीक्षण सद्र करता था, सद्र करता था। ठीक, यही सद्र जब न्याय विभाग का कार्य करता था जब भी, तो उसे क्या कहते थे? काजी कहते थे। ठीक, और सम्राट के घरेलू विभागों का जो प्रधान था वो मीर समा। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान, घरेलू विभागों का प्रधान कौन होता था? मीर समा। मीर समा घरेलू विभागों का प्रधान, किसके? सम्राट के। ठीक है, घरेलू विभागों का प्रधान। सूचना व गुप्तचर विभाग का प्रधान कौन था? दरोगा ए डाक चौकी। कौन? दरोगा ए डाक चौकी। दरोगा ए डाक चौकी ये क्या था? किसका प्रधान था? सूचना एवं गुप्तचर। ठीक, दरोगा ए डाक चौकी मतलब सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था दरोगा ए डाक चौकी। ठीक, इसी तरह और भी थे। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकता था, आम जनता के दुष्चरिता को बचाने का कार्य करता था मुहत्सिब। ठीक, तो इसको हम नैतिक एवं धार्मिक अधिकारी कह सकते हो। ठीक, मुहत्सिब। मुहत्सिब, मुहत्सिब क्या करता था? मुहत्सिब का काम क्या था? शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य। ठीक, दुष्चरित्रता से बचाने का काम और शरीयत के प्रतिकूल रोकने का काम। शरीयत और दुष्चरित्रता। ठीक, तो इसको हम ये कह सकते हैं नैतिक, नैतिक कार्यों के लिए, नैतिक और धार्मिक, नैतिक और धार्मिक मामलों पर यह मुवत्सिब हुआ करता था। ठीक है, प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा किसमें था? मुगल साम्राज्य किसमें बटा था? मुगल साम्राज्य ये बटा था सूबों में। ठीक, मुगल साम्राज्य सूबों में, और सूबे किसमें बटा था? सूबे सरकार में। ठीक है, सूबों सरकार में, और सरकार किसमें बटा था? परगना में। ठीक, और परगना, इसी परगना को महाल भी कहा जाता था। परगना को महाल, ये महालवाड़ी शब्द आता है ना, रैयतवाड़ी महालवाड़ी, तो वास्तव में परगना से छोटी इकाई थी महाल, और वो महालवाड़ी शब्द कहीं न कहीं उसी उतनी एरिया को मिला करके वो महालवाड़ी का कंसेप्ट था टैक्स वसूली का। तो एक प्रकार से वहीं उसी के अनुसार महाल शब्द आ गया था। ठीक, तो ये परगना या महाल, ये परगना के स्तर का वो था। वर्तमान में भी परगना है, परगना शब्दावली प्रयोग होता है तहसील से एक छोटी इकाई के रूप में, हालांकि इसका कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है। वहां पर कुछ कानूनगो वगैरह अपने परगने के अनुसार नियुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये है परगना या महाल। ठीक, इसके बाद क्या होते थे? महाल का जिला या दस्तूर में। महाल किसमें बटा होता था? जिला या दस्तूर में। महाल ये जिला या दस्तूर में। ठीक है, महाल या जिला या दस्तूर में बटे हुए थे। प्रशासन की दृष्टि से ग्राम सबसे छोटी इकाई थी जिसे मौदा या
दीह कहते थे। सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। ये ग्राम तो हमेशा सबसे छोटी इकाई रही है, लेकिन प्राचीन इतिहास में आप देखेंगे तो ग्राम शब्द आएगा, लेकिन बाद के में क्या है, इसके लिए मौदा या डीह शब्द का प्रयोग होता है। मौदा या डीह ये सब प्रयोग हुआ है ग्राम के लिए, लेकिन सबसे छोटी इकाई के रूप में आप इसी को ही लेंगे। ठीक है। मौदा के अंतर्गत छोटे छोटे बस्तियों को नागला कहा जाता था। इसी के भी अंतर छोटी छोटी बस्तियां थी, तो जो क्या था? नागला। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि नागला क्या था? तो ग्राम से भी छोटी इकाई थी, जो कि जिनको नागला कहा जाता था। ठीक है। तो क्या हुआ? सूबे बटे सरकारों में, सरकार बटा परगना या महाल में, और महाल क्या बटा जिला या दस्तूर में। आप वर्तमान जिला से इसकी तुलना नहीं कर सकते। ठीक है। जिला या दस्तूर में, और इसके बाद वो मौदा या डी। ठीक। ग्राम, ये महाल बटा ग्राम में। ठीक। तो ये महाल यहां से हम हटा देते हैं, जिला या दस्तूर में। ठीक। ये था उस काल की प्रशासनिक इकाइयां। ठीक है। अब थोड़ा सा मुगल काल के प्रमुख अधिकारी ये कौन होते थे? मुगल काल के प्रमुख अधिकारी, मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी। ठीक है। प्रमुख अधिकारी एवं कार्य। सबसे पहले सूबेदार था। सूबेदार प्रांतों में शांति स्थापित करना, या ये प्रांतीय कार्यकारिणी का प्रधान होता था। प्रांतीय कार्यकारिणी का प्रांतों में वो कानून व्यवस्था या शांति व्यवस्था। ठीक है। प्रांतीय कार्यकारिणी का प्रधान, प्रांतीय कार्यकारिणी का प्रधान ये कौन था? सूबेदार होता था। सूबा मतलब उस समय जो आज उत्तर स्टेट है, राज्य है, उसमें वो सूबा था, है ना। इसके बाद दीवान। दीवान कहाँ का अधिकारी था? प्रांतीय राजस्व का प्रधान था, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह था। ठीक। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान था। अब इस जो शाही दीवान हुआ करता था, इनके वो बड़ा अधिकारी, तो उसका ये सीधे उसके प्रति जवाबदेह था। इसके बाद था बख्शी। बख्शी क्या था? बख्शी भी एक अधिकारी था, वो प्रांतीय सैन्य प्रधान था। ठीक है। प्रांतीय सैन्य प्रधान। जबकि मीर बख्शी क्या था? शाही स्तर का था। ठीक। प्रांतीय सैन्य प्रधान ये बख्शी हो गया। फिर इसके बाद हो गया फौजदार। फौजदार क्या हो गया? फौजदार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। फौजी अधिकारी ये था फौजदार। फौजदार के बाद था आमिल या अमल गुजार। आमिल या अमल गुजार। आमिल या अमल गुजार ये भी एक अधिकारी होता था। जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। क्या? जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी। ठीक। ये राजस्व अधिकारी अंग्रेजों के काल में कौन हुआ? जिला कलेक्टर। यही जिला कलेक्टर हुआ ना राजस्व अधिकारी। और वर्तमान में जिला कलेक्टर के पास मजिस्ट्रेट पावर भी होती है, कानून और व्यवस्था के लिए भी जिम्मेदार होता है वर्तमान में, है ना। उस समय राजस्व अधिकारी था
आमिल या अमल गुजार। ठीक है। कोतवाल, कोतवाल क्या था? कोतवाल ये नगर प्रधान था। नगर प्रधान, जैसे आज नगर में ईओ वगैरह होते हैं या मुख्य नगर आयुक्त होते हैं, उसी तरह। इसके बाद थे सिकदार। सिकदार, सिकदार क्या थे? परगने का प्रमुख अधिकारी। ठीक, किसका? परगने का प्रमुख अधिकारी। ये सिकदार थे, मतलब जो परगना लेवल है उस पर मौजूद ये प्रमुख अधिकारी थे। इसके बाद थे आमिल। आमिल, आमिल है ग्राम के कृषकों के प्रत्यक्ष संबंध बनाए रखता था। ठीक है, एवं लगान निर्धारित करता था। कृषकों के प्रत्यक्ष संबंध। ठीक, ये आमिल था। ठीक है। और कुछ खेती संबंधित शब्दावलियां हैं, जैसे पोलज नियमित रूप से खेती, खेती को कहते थे वर्ष में 2 बार। परती, थोड़ा सा हम देख लेते हैं उस समय कृषि से संबंधित शब्दावलियां। कृषि से संबंधित शब्दावलियां थी, तो कृषि से संबंधित, कृषि से संबंधित जैसे था पोलज। पोलज से क्या मतलब था? नियमित रूप से खेती। नियमित रूप से खेती। ठीक, इसको कह सकते हैं कि वर्ष में 2 बार फसल। इसके बाद था परती। परती से क्या मतलब था? 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती। परती से मतलब क्या था? 1 वर्ष या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती। अंतराल पर खेती, इसमें क्या था? वर्ष में 2 बार था। किसमें? पोलज में। और परती में क्या था कि 1 वर्ष में या 2 वर्ष में 1 बार। ठीक, ये अंतर समझ में आ गया ना? फिर इसके बाद था चाचर, 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती। चाचर मतलब 3 या 4 वर्ष के अंतराल पर खेती। ये 3 या 4 वर्ष के अंतराल पर खेती था। ठीक। और बंजर, बंजर किसे कहते थे? खेती योग्य भूमि नहीं, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। बंजर जो था वो खेती योग्य भूमि नहीं थी। भूमि नहीं, खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान की वसूली नहीं होती थी। लगान की वसूली नहीं होती थी। ठीक है, लगान की वसूली नहीं, किस पर? बंजर पर। ठीक। और इसी तरह शाहजहां के जो शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य एक इकाई थी। किसके शासनकाल में? शाहजहां। कुछ जो थोड़ा सा अंतर है उसको हम देखते चलते हैं। ठीक है। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य, शासनकाल किसका था? शाहजहां। और सरकार परगना, सरकार और परगना, इसके मध्य में, कहां पर? मध्य में। मध्य में एक और पद हुआ करता था, एक इकाई होती थी, क्या उसको कहते थे? चकला।
चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। चकला, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है और बहुत से लोग भ्रम में आ गए थे। ठीक है, तो शाहजहां के जो शासन काल में, शाहजहां के शासन काल में, ठीक, शाहजहां के शासन काल में सरकार एवं परगना के मध्य जो इकाई थी उसको चकला कहा जाता था। ठीक, चकला नाम की एक इकाई की स्थापना की गई थी। फिर भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि कितने वर्गों में बटी थी? हाँ, किसके आधार पर? भूमि कर, भूमि कर के विभाजन के आधार पर जो जमीन थी वो कैसी थी? भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। 3 वर्ग कौन कौन से थे? खालसा भूमि थी, खालसा भूमि। खालसा भूमि जो थी ये प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में थी। कैसा? प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में, ये प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में हुआ करती थी खालसा भूमि। इसके बाद थी जागीर भूमि, जागीर भूमि। जागीर भूमि ये वेतन या तनख्वाह के बदले, तनख्वाह के बदले दी जाने वाली, मतलब किसी पदाधिकारी को तनख्वाह ना दे करके उन्हें जागीर की भूमि दे दी जाती थी, तो वही जागीर की ये भूमि थी। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगली क्वालिटी थी भूमि के, वो सयुर्गल या मदद ए मास, सयुर्गल या मदद ए मास। ठीक है, मदद ए मास ये क्या था? अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। लगानहीन भूमि, इसको क्या कहते थे? मिल्क। ठीक, लगानहीन भूमि थी, इसे मिल्क भी कहा जाता था। ठीक है, फिर इसके बाद और क्या था? शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति क्या थी? ठीक है, अगला है अकबर। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। करोड़ी नामक अधिकारी किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी 1573 ईस्वी। 1573 ईस्वी में की गई थी। करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में अकबर के द्वारा की गई थी। इसे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था, मतलब कि वसूली के आधार पर नाम रखा था करोड़ी नामक। कितना वसूल करना था अपने क्षेत्र में? 1 करोड़ दाम। दाम मतलब ये मुद्रा थी आधुनिक रुपए की तरह, तो ये 1 करोड़ इनको वसूली करना होता था। करोड़ी को 1 करोड़ वसूल करके लाओ तब आप करोड़ी हो। ठीक, 1580 में अकबर ने दहशाला नामक नवीन प्रणाली आरंभ की। ध्यान में रखिए, कई बार क्वेश्चन आया है। 1580 में अकबर ने किसकी शुरुआत करी? दहशाला। दहशाला ये नवीन प्रणाली थी, इसकी शुरुआत 1580 में अकबर ने की थी। ठीक है, दहशाला की शुरुआत 1580 में अकबर ने किया था, दहशाला। ठीक है, दहशाला की शुरुआत किया था और नवीन प्रणाली शुरू की थी। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। यही दहशाला क्या था?
टोडरमल बंदोबस्त। ठीक, दसाला यही टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। भूमि दसाला में क्या था? 4 भागों में विभाजित थी। भूमि इस दसाला पद्धति में 4 भागों में विभाजित थी। 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि का पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जाब्ती प्रारंभ की थी। कब प्रारंभ किया था? 1570 से 71। हाँ, 1570 और 71 में। ठीक है, 1570 और 71 में। पंद्रह सौ सत्तर और 71 में। में एक जाब्ती है ना, एक जाब्ती पद्धति शुरू किया था 1570 और 71 में। टोडर ने ये किस लिए था? खालसा भूमि पर। ठीक है, खालसा भूमि पर ये कर वसूली था। कर वसूली, खालसा भूमि पर कर वसूली। ठीक, और टोडरमल के द्वारा शुरू किया गया था ये टोडरमल। ठीक है, टोडरमल के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी, एक को तखसीस और दूसरे को तहसील कहते थे। कर निर्धारण की 2 श्रेणियां थी। कर निर्धारण एक क्या थी? कर निर्धारण की 2 श्रेणियां थी, और एक श्रेणी तखसीस थी, दूसरी तहसील। तखसीस और दूसरी तहसील थी। ठीक है, ये 2 श्रेणियां थी, तखसीस और तहसील। ठीक, फिर औरंगजेब के शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया गया और इसमें भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया गया। औरंगजेब के समय में क्या हुआ? नस्क प्रणाली। इसमें क्या हुआ? हाँ, भू राजस्व की राशि उपज का आधा। भू राजस्व की राशि उपज का आधा, ये औरंगजेब के समय का निर्णय है। ठीक, नस्क प्रणाली। नस्क प्रणाली भू राजस्व की राशि का राशि की जो थी, भू राजस्व की जो राशि थी उसके उपज का आधा, इसकी जो राजस्व की राशि थी उपज का आधा थी। ठीक है, उपज का आधा थी, ये नस्क थी। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। कृषक का भी वर्ग था, वो कौन थे? खुद कास्त। खुद कास्त से क्या मतलब है? खुद कास्त। खुद कास्त से मतलब क्या है? ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। खुद कास्त मतलब उसी गांव में खेती, उसी गांव में खेती जहां को वे निवासी है। ये पहला वर्ग हुआ, खुद कास्त। और दूसरा क्या हुआ? दूसरा है पाही कास्त। आज भी ये शब्द प्रयोग होता है, पाही कास्त। पाही कास्त से क्या मतलब है? ये दूसरे गांव जाकर के खेती कार्य करते थे, दूसरे गांव। ठीक है, दूसरे गांव जाकर के। आज पाही कास्त उसको कहते हैं जो कहीं दूर हो, घर से दूर है तो उसको आज भी पाही कास्त कहते हैं। ठीक है, किसका था? अगला था मुजारियन। मुजारियन, मुजारियन, मुजारियन क्या था?
मुजारियन था, हाँ, खुद काश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। ठीक है, कृषकों से भूमि किराए पर लेकर, किराए पर लेकर, कृषकों से भूमि किराए पर लेकर के कृषि कार्य किया जाता था। ठीक, इसके बाद है मुगल काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र क्या था? आगरा। मुगल काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र, मुगल काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र, नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र। ठीक है, ये मुगल काल के नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। ठीक, तो प्रमुख केंद्रों में कौन कौन से थे? नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र मुगल काल के, तो उसमें थे आगरा, भरतपुर। ठीक है, आगरा था, आगरा, भरतपुर का बयाना, ठीक, आगरा, भरतपुर का बयाना। गुजरात में सरखेज, गुजरात में सरखेज, गुजरात में सरखेज सबसे उत्तम प्रकार का नील बयाना क्षेत्र एवं सरखेज में पैदा होता था। उत्तम नील, उत्तम नील बयाना एवं सरखेज में। ठीक है, उत्तम नील बयाना एवं सरखेज में, ये उत्तम नील यहीं पैदा होता था। ठीक, बयाना एवं सरखेज में। अफीम मुख्यतः मालवा एवं बिहार में होता था। अफीम कहाँ था? मालवा एवं बिहार में। मालवा एवं बिहार में अफीम होता था। और कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा का प्रचलन था। कौन सी प्रथा थी? ददनी प्रथा। ददनी प्रथा में क्या था? इसका तात्पर्य कारीगरों को अग्रिम भुगतान से है, मतलब कारीगरों को अग्रिम भुगतान दे दिया जाता था। कारीगरों को अग्रिम भुगतान से है, भुगतान से है। ठीक, कारीगरों को अग्रिम भुगतान ददनी प्रथा के अंतर्गत दिया जाता था। फिर उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र साल, कश्मीर तथा लाहौर में तैयार होता था। ऊनी वस्त्र कहाँ? कश्मीर में, और दूसरा कहाँ था? लाहौर में। ये ऊनी वस्त्र थे। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। रुपए की ढलाई कब हुई? ढलाई सर्वाधिक, सर्वाधिक किसकी? रुपए की, औरंगजेब के समय में। औरंगजेब, औरंगजेब के समय में सर्वाधिक ढलाई हुई। आना सिक्के का प्रचलन किसने कराया था? आना सिक्का, आना सिक्का ये शाहजहां के समय का है। शाहजहां, आना सिक्का शाहजहां। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों में पर अपनी आकृति बनवाई थी। जहांगीर ने सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई थी। अपनी आकृति किसने बनवाई थी? जहांगीर ने। जहांगीर ने सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई थी। साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया था। नाम भी था किसका? जहांगीर का और नूरजहां का। नूरजहां का नाम भी था उन सिक्कों पर। ठीक है,
सबसे बड़ा संसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। सबसे बड़ा सिक्का संसब, सबसे बड़ा सिक्का किसका था? संसब, सोना का था। ठीक है, सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। सबसे बड़ा सिक्का, सिक्का संसब किसका था? सोना का। ये सोना का सबसे बड़ा सिक्का संसब था। ठीक है, स्वर्ण सिक्के का प्रचलित सिक्का, जो प्रचलित सिक्का था, प्रचलित सिक्का ये स्वर्ण का था, नाम क्या था? इलाही। ये प्रचलित सिक्का था। ठीक, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? चांदी का रुपया। अर्थव्यवस्था चांदी का अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। ये मुगल कालीन सिक्के हैं। ठीक है, मुगल कालीन सिक्के जिसमें है मुहर, सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था। फिर इसके बाद था संसब, अकबर द्वारा चलाया गया था, अकबर द्वारा चलाया गया, सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, 101 तोले का था। ठीक, सबसे बड़ा इलाही, ये सोने का गोल आकार का सिक्का था। रहस्य, ये गोल भी होता था, चौकोर भी होता था और सोने का होता था। सबसे खास बात, गोल और चौकोर दोनों आकार का था, लेकिन सोने का होता था और 5.5 तोले का होता था। ठीक, 5 सही बटे 2 तोले का। आत्मा था, ये सोने का होता था, 25 तोले का। विंसात था, ये भी सोने का होता था, 20 तोले का। रुपया था, ये चांदी का सिक्का होता था। जलाली, ये भी चांदी का सिक्का होता था। दरब, चरण, चंदन, दह, कल, सुकी, ये सभी चांदी के सिक्कों के ही नाम हैं। ठीक, ये सभी चांदी के सिक्के ही थे। ठीक है, और फिर इसके बाद ये तो सिक्के हो गए प्रमुख। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो चांदी का रुपया था। क्या था? मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार, अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। चांदी का रुपया, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। ठीक है, चांदी का रुपया। दैनिक दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपए में 40 दाम होते थे। दैनिक लेन देन किसका प्रयोग होता था? तांबे का दाम, दाम तांबे का होता था और 1 रुपया में 40 दाम होते थे। 1 रुपए बराबर 40 दाम। ठीक, दस्तक व्यवसाय, दस्तक क्या होता था? व्यवसाय परमिट था। दस्तक ये क्या था? व्यवसाय परमिट, ये व्यवसाय परमिट था। ठीक, मुगल सेना 4 भागों में विभाजित थी। मुगल सेना, मुगल सेना में कौन कौन थे? पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना, हाथी। ठीक है, पैदल, घुड़सवार,
तोप और हाथी। पैदल, घुड़सवार, तोप और हाथी। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। सैन्य व्यवस्था का आधार किस पर आधारित थी? सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था मनसबदारी, मनसबदारी, मनसबदारी व्यवस्था पर थी। ठीक, मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। इसे प्रारंभ कौन किया था मनसबदारी को? अकबर ने। ठीक है, ये अकबर के समय से प्राप्त होता है, शुरू होता है। और आप जब उसमें देखते हैं वो सल्तनत में, तो आप देखते हैं वहां इक्तेदारी का मत था, इक्ता था। ठीक है, तो ये मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी और इसकी शुरुआत किया था अकबर ने। 100 से 500 तक मनसब किसमें बटे थे? 100 से 500 तक ये क्या होते थे? 100 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाला मनसबदार होता था। 100 से 500 तक मनसब, मनसब इकाई होती थी। मनसब प्राप्त जो करता था ये क्या था? मनसबदार, मनसबदार। 100 से 500 तक प्राप्त करने वाला मनसबदार होता था। ठीक, और 100 से 500 तक प्राप्त करने वाला, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाला। अब इसी में जिसको 500 से 2500 मनसब मिले, ये मनसब इकाई है। ठीक, तो अगर वो मनसब 10 से 500 तक मनसब पाएगा तो वो मनसबदार कहा जाएगा। अगर वो 500 से 2500 मनसब पाएगा, 2500 मनसब पाएगा तो उसको क्या कहेंगे? उमरा। ठीक, इसको कहेंगे उमरा, मतलब ये बड़ी हस्ती है। 500 से 2500 मनसब वाले को उमरा कहेंगे। 2500 से ऊपर जिसका मनसब होगा उसको अमीर आजम। 2500 से ऊपर इसको क्या कहेंगे? अमीर ए आजम, अमीर ए आजम। 2500 से ऊपर जो होगा उसको कहेंगे अमीर ए आजम। ठीक, जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। जात सवार शब्द बार बार आता है मुगल काल में। तो जात से क्या होता था? व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा। जात मतलब व्यक्ति का वेतन एवं प्रतिष्ठा। जात, जात मतलब व्यक्ति का वेतन एवं प्रतिष्ठा। जात मतलब व्यक्ति का वेतन एवं प्रतिष्ठा। ठीक, वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था जात से। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। जात एवं सवार, सवार शब्द भी आता है, तो सवार से किसका ज्ञान होता था? सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान। घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान, संख्या का ज्ञान होता था। घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। अकबर के शासन काल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। ठीक, अकबर के शासन काल में, अकबर के शासन में, ठीक है, अकबर के शासन में कितने? 29 ऐसे मनसबदार थे। 29 मनसबदार। ठीक है, 29 मनसबदार थे जिनकी जो जात थी 5000 की पदवी के। जात इनकी क्या थी? 5000 पदवी के। 5000 पदवी के इनकी जात होती थी। ठीक है, 5000
पदवी के। औरंगजेब के शासनकाल में ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। जी। अब जो 29 थी जब औरंगजेब आया तो इनकी कितनी हो गई? औरंगजेब के समय में, औरंगजेब जिनके पास 5000 पदवी थी जात की, तो 5000 जात थी, उनकी संख्या 79 हुई औरंगजेब के समय में, मतलब की संख्या बढ़ गई। ठीक। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी। जहांगीर ने किसमें? जहांगीर ने इसी सवार पद में 2 अस्पा सिंह अस्पा, सवार पद में 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी। 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी। कौन? औरंगजेब ने। सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया गया था। ठीक है। ये जो 2 अस्पा सिंह अस्पा की व्यवस्था थी, तो सर्वप्रथम इसमें कौन शामिल हुए थे? सर्वप्रथम महावत खां। ठीक। सर्वप्रथम इसमें 2 अस्पा और सिंह अस्पा में महावत खां शामिल हुए थे, उनको दिया गया था। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शहंशाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे, जिन्हें अहदी कहते थे। ठीक है। ये तो मनसबदार रखते ही थे, मनसबदार ही तो वहां सैन्य व्यवस्था का संचालन करते थे, घोड़े वगैरह रख करके। तो ये शहंशाह भी घुड़सवार रखते थे। शहंशाह भी घुड़सवार रखते थे। घुड़सवार, इन्हें क्या कहते थे? अहदी। क्या कहते थे इन्हें? अहदी। अहदियों को भद्र घुड़सवार कहा जाता था। उनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफी ज्यादा होते थे। ये अहदी क्या थे? भद्र घुड़सवार। भद्र घुड़सवार, इनके वेतन ज्यादा होते थे, उनसे अन्य से वेतन ज्यादा होते थे इन भद्र घुड़सवारों के। ठीक है। भद्र घुड़सवारों के वेतन काफी ज्यादा होते थे। ये बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। निश्चित ही वेतन ज्यादा थे तो विश्वस्त भी थे, विश्वस्त सैन्य दल के थे। ठीक। विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। उनकी भर्ती स्वयं शहंशाह द्वारा किया जाता था। भर्ती कौन करता था अहदियों की? शहंशाह। शहंशाह मतलब बादशाह। उनकी भर्ती स्वयं शहंशाह द्वारा किया जाता था और उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। हाजिरी भी कौन लेता था? हाजिरी अलग अधिकारी होते थे। ठीक है। अलग अधिकारी, इनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। ठीक। आदि 5-5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे आदि भी हैं जिनमें से एक ही घोड़े की हिस्सेदारी करते थे। ये कितने घोड़े रख सकते थे? 5। 5-5 भी, या ऐसे भी थे जो 2 या 1 घोड़े भी रखते थे। ये जो अहदी थे 1 या 2 भी घोड़े ये रखते थे। ठीक है। आदियों की कर्तव्य बहुमुखी होते थे। इनका कर्तव्य क्या था? कर्तव्य बहुमुखी, मतलब बहुत सारे काम होते थे इनके कर्तव्य बहुमुखी होते थे। शाही कर्तव्य पालन के अधिकतर मुंशी दरबार के चित्रकार और शाही कारखानों के फोरमैन इसी सैन्य दल से चुने जाते थे। ठीक है। यह था मुगल काल का सामान्य प्रशासन। ठीक।